हेलो स्टूडेंट्स, एक नया वीडियो लेकर आए हैं सीए फाउंडेशन के आरटीपी का। मई 22 की जो आरटीपी है उसका ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 4 में 2 है, 4A 4B और क्वेश्चन 5। तो आइए चलते हैं, सीखने का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 4 पेटी कैश के लिए है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो कैशियर होते हैं। जैसे हमारे घर में भी दो कैशियर होते हैं, एक होते हैं बड़े कैशियर यानी कि पापा, और दूसरी होती है छोटी कैशियर यानी कि मम्मी। छोटी मतलब वैसे छोटी नहीं, पर छोटी मतलब वो जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करती है, और बड़े एक्सपेंसेस जो होते हैं प्रोबेबली उसको पापा मैनेज करते हैं। ओके, तो वैसे ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में दो कैशियर होते हैं। एक मेन कैशियर जो मोटे बड़े बड़े एक्सपेंसेस और इनकम को हैंडल करता है, और एक पेटी कैशियर जो स्मॉल एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस को हैंडल करता है। तो यहाँ पे हमें पेटी कैश बुक बनाना है, और ये कॉलमिनर होता है। कॉलमिनर मतलब हमारे लेजर अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे होता है। यहाँ पे ये जो एक मैंने फॉर्मेट बनाया वहां से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो कॉलम सी है वो हमारा रिसिप्ट साइड है। पर्टिकुलर्स का सिर्फ एक ही कॉलम होता है पेटी कैश में, दो दो कॉलम नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल लेजर में होता है। और ये पूरा का पूरा हमारा पेमेंट साइड है। तो बहुत सारे कॉलम्स हैं यहाँ पे। ये कॉलम्स हमें जितने बनाने हैं बना सकते हैं, पर ये कॉलम्स क्या होने चाहिए? जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं, डेली होते हैं, रिकरिंग होते हैं, वो एक्सपेंसेस के कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो कॉलम्स हैं उसमें क्या नाम लिखें एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर ट्रैवलिंग का खर्चा होता है तो आप उसको कन्वेंस भी लिख सकते हो या ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो। अगर चाय कॉफी का खर्चा होता है तो आप उसको रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हो या स्टाफ वेलफेयर भी लिख सकते हो। सो इट इज नॉट मटीरियल एंड यू शुड नॉट ब्रेक टू मच ऑफ योर हेड इनटू नेम ऑफ द अकाउंट। पर हाँ, जो रिकरिंग है उसका कॉलम होना चाहिए। जो कभी कभार हुआ है उसका एक लास्ट कॉलम में लिखेंगे जिसका नाम दे देंगे सन्ड्री या मिसलेनियस। ओके, तो चलिए सम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब हर पहले तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट पेटी कैशियर के पास होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन में अगर 1 अप्रैल को 40,000 रुपए दे रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ बताया नहीं है, मतलब हम अज्यूम करेंगे ओपनिंग बैलेंस 0 है। तो 1 अप्रैल को कितना पैसा दे रहे हैं? 40,000 रुपया दे रहे हैं। तो 1 मई के दिन भी पेटी कैशियर के पास 40,000 रुपया होना चाहिए। इनडायरेक्टली व्हाट डज इट मीन इज कि पेटी कैशियर ने अप्रैल में जितना पेमेंट किया उतना पेमेंट हम उसको 1 मई को कर देंगे, ताकि उसके पास वापस जो बैलेंस है वो 40,000 रुपीज का हो जाए। तो यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है, डेट का कॉलम है और पर्टिकुलर्स का। यहाँ पे ये सारे पेमेंट्स के कॉलम है, और पेमेंट्स के कॉलम में ये टोटल है, और ये इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के कॉलम्स हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिख दिए हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के सम करते करते मैं समझाऊंगा। ये वाउचर नंबर का एक कॉलम है। तो आइए सम करते हैं। 1 अप्रैल को अगर मैं पेटी कैशियर है तो मुझे मेन कैशियर से 40,000 रुपए मिले, तो एंट्री क्या होगा? एंट्री के साथ समझेंगे। एंट्री होगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू मेन कैश अकाउंट क्रेडिट। तो मेन कैश ऐसा लिखते नहीं है, पर इधर आएगा टू कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट लिखना है इस साइड पे, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 40,000। ये इसका डेट आ जाएगा, ये 2021 का है, और ये डेट आएगा आपका अप्रैल 1 को। ठीक है, इसको हम कॉमा के फॉर्मेट में डाल देते हैं ताकि कॉमास के साथ हमें फिगर्स मिल जाए। चलिए आगे। पेड ऑटो फेयर, तो 2 अप्रैल को हमने ऑटो फेयर पे किया है, तो इधर 2 डाल दिया। इधर मैं लिख देता हूं बाय कन्वेयंस अकाउंट। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम होता है। तो 2 के लिए अमाउंट इधर लिखेंगे, बाय के लिए अमाउंट इधर लिखेंगे। तो इधर मैं 2 जगह पे लिखूंगा, टोटल में लिखूंगा 1,000 रुपए, और वही अमाउंट मैं कन्वेयंस के कॉलम में लिखूंगा 1,000 रुपए। कन्वेयंस का कॉलम इसलिए बनाया है कि कभी देखो ऑटो से गए हैं, कभी बस से गए हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कन्वेयंस अकाउंट में लिखेंगे। सेकेंड,
पेड कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है कार्ट, कार्ट मतलब हम जब इंटरनेट पे भी आजकल जब पेमेंट करते हैं तो कार्ट में डालिए ऐसे आता है, ब्लॉक कार्ट बोलते हैं। तो कार्टेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ठीक है। कार्ट मतलब ब्लॉक कार्ट। तो अप्रैल 3, नॉट लिटरली ब्लॉक कार्ट, ओके। तो 5,000 रुपए का पेमेंट किया तो हम इधर लिखेंगे थर्ड, इधर लिखेंगे बाय कार्टेज, और टोटल के कॉलम में 5,000 और कार्टेज वाले जो कॉलम है उसमें भी 5,000। फिर फोर्थ को कुरियर चार्जेस पे किया तो बाय कुरियर 1,000 रुपया, ये टोटल के कॉलम में लिख दिया हमने, और ये हमने कुरियर का एक कॉलम बनाया हुआ है उधर भी लिख दिया। फिर फिफ्थ को हमने वेजेस पे किया तो बाय वेजेस अकाउंट हमने 1200 रुपीज का वेजेस पे किया है, तो वेजेस का कॉलम बना के रखा है उधर लिख दिया 1200। स्टेशनरी पे किया सेम डेट को, तो डेट रिपीट नहीं करेंगे, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। ये सिंपल है बेटा, तो थोड़ा थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हाँ, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपीज टोटल के कॉलम में और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में। फिर रिपेयर्स टू मशीनरी 8th को है, तो बाय रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी 3,000 रुपया है टोटल के कॉलम में लिखा। और ये रिपेयर्स का कॉलम मैंने नहीं बनाया बेटा, क्योंकि रिपेयर एक ही बार हुआ इतने पूरे महीने में, तो उसको हम सन्ड्रीज में लिख देंगे 3,000, सन्ड्री यानी मिसलिनियस या जनरल। नेक्स्ट बस फेयर, तो अच्छा ये डेट 8 नहीं है बेटा 6 है, अभी 8 अभी वापस 6 है। सो बाय कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट बस फेयर है 200 रुपए टोटल में लिखा और टोटल कन्वेंस के सेक्शन में भी लिख दिया। फिर वापस कार्टेज आ रहा है 7 तारीख को, सो बाय कार्टेज, कार्टेज हमने पे किया 800 रुपया कार्टेज के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद वापस कुरियर आ रहा है बाय कुरियर, कुरियर के पैसे हैं 1400 और उसको कुरियर के कॉलम में लिख दिया बेटा। वापस कार्टेज, तो बाय कार्टेज कॉपी किया हमने, कार्टेज है 6,000 रुपये और ये कार्टेज के कॉलम में आ गया 6,000। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ रहा है 9 तारीख को, ये कॉपी कर लेते हैं हम। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपये टोटल में लिख दिया हमने और इधर 4,000 रुपये लिख दिया। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट फॉर यू। 10th को सन्ड्री एक्सपेंस, वही लिख रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंस भाई, सन्ड्री यानी मिसलिनियस एक्सपेंस, नाम में क्या रखा है तो 10,000 रुपया टोटल और 10,000 रुपया सन्ड्री, ठीक है। एक और पासिंग रिमार्क कर लेते हैं, ये एक और सेक्शन मैंने कॉलम मैंने बना के रखा है जहां पे लिखा है लेजर अकाउंट। तो अगर पेटी कैशियर किसी पर्सनल अकाउंट का पेमेंट कर रहा है, यानी किसी वर्कर को एडवांस दिया या कोई रियल अकाउंट का पेमेंट कर रहा है, तो हम उसे एक्सपेंस नहीं कंसिडर करते हैं, तो हम उसे लेजर अकाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। जो ऐसा कोई एक्सपेंस अगर हुआ, पेमेंट अगर हुआ, तो उसको लेजर अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे। कौन सा बेटा? अगर वो पेमेंट हुआ किसी पर्सनल अकाउंट को या कोई रियल अकाउंट का। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, नॉर्मल अकाउंट को जैसे क्लोज करते हैं वैसे नहीं करना है। तो पहले आप ये काम करें कि ये जो पेमेंट साइड है उसका टोटल कर दें। तो ये टोटल मेरे पास कैल्सी है यानी कि एक्सेल है, तो ये टोटल मैंने कर लिया, यही टोटल बाकी सारे कॉलम्स में मैं करूंगा। और मुझे ये चेक करना है कि ये इंडिविजुअल टोटल जो कॉलम के हैं वो और ये टोटल का टोटल टैली हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ये अगर मैं देखूं यहाँ पे देखो नीचे 34,400 दिख रहा है एंड दैट टैलीज विद दिस वर्टिकल टोटल, मतलब मैंने जो टोटलिंग किया है वो सही किया है। अब यहाँ मजे की बात है कि टोटल हमने इसी लेजर अकाउंट के अमाउंट के कॉलम में किया है। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिए, नॉर्मली जब हम लेजर बैलेंस करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो सेम रो में लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखना है। तो जो रिसीव्ड का टोटल है वो इस टोटल के एक रो के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40,000, वही टोटल मैं उसके सामने लिखूंगा 40,000।
और अब ये 40,000 में से 34,400 माइनस करूंगा, दिस माइनस दिस, तो 5,600 आया। इधर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और ये डेट आ जाएगा आपका 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को पेटी कैशियर के पास 5,600 का बैलेंस है। 1 अप्रैल को 40,000 मिले थे, पूरे महीने में 34,400 का पेमेंट हो गया। अब जैसे हमने बताया था इम्प्रेस्ड सिस्टम है, तो अब मई अगर हम ओपन करते हैं तो 2021 मई 1 को आता है पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा बेटा, वही आएगा ना 5,600, आई एम सॉरी, ये बैलेंस इधर आएगा 5,600। अब इम्प्रेस सिस्टम के मुताबिक हर 1 तारीख को 40,000 रुपया होना चाहिए, तो 34,400 रुपीज हमें उनको देने पड़ेंगे ताकि वापस 40,000 आ जाए। तो मई 1 को वापस एंट्री होगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पेटी कैश को डेबिट करेंगे, और ये अमाउंट 34,400, तो ये टोटल आ गया आपका 40,000 रुपया। तो ये पेटी कैश का काफी सिंपल सा सम था आरटीपी में जो हमने सॉल्व किया है। चलिए 4B सॉल्व करते हैं। 4B में हमें रिकंसिलिएशन करना है। अब रिकंसिलिएशन सीखने का जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, कुछ हैंड मूवमेंट सिखा के हम करते हैं। डिटेल्ड अगर आपको देखना है तो रिकंसिलिएशन का डिटेल्ड जो वीडियो है वो आप देखिए, ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कर सकते हैं, तो डिटेल हैंड मूवमेंट मेथड आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, दो आई विल ट्राई एंड क्रिएट द होल मेथड हियर एज वेल। पढ़ते हैं क्वेश्चन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर वर क्लोज्ड विद अ डिफरेंस इन बुक्स कैरिड फॉरवर्ड फॉलोइंग ए थ्री, आई एम सॉरी, ये बैंक रिकंसिलिएशन नहीं है, ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, तो वो हैंड मूवमेंट वाला नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन 5 बैंक रिकंसिलिएशन है, हाँ यू आर राइट। तो 4B किसके लिए बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डाइम वर क्लोज्ड विथ अ डिफरेंस इन बुक्स कैरिड फॉरवर्ड, तो लास्ट ईयर हमने बुक्स क्लोज कर दी थी और कुछ डिफरेंस था जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो सस्पेंस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है पिछले साल से। इस साल अगर पिछले साल की कोई भी एंट्री हम रेक्टिफाई करते हैं तो अगर नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। रेक्टिफिकेशन का डिटेल्ड वीडियो के लिए ऊपर लिंक देखना, मैं रिपीट कर लेता हूं अभी जो बोला। इफ आई एम रेक्टिफाइंग एन एरर ऑफ लास्ट ईयर इन द करंट ईयर and if the last year mistake pertains to nominal account, then when I'm rectifying that entry in this year, मुझे PNL adjustment account के थ्रू उस एंट्री को पास करना पड़ेगा, या तो डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा वो समझाऊंगा, बट PNL एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। कब आएगा सर, तो लास्ट ईयर जब गलती नॉमिनल अकाउंट में हुई है तो इस साल रेक्टिफिकेशन में PNL एडजस्टमेंट आएगा। दूसरी बात एकदम फिट कर देना दिमाग में अगर लास्ट ईयर वन साइडेड एरर है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस साल सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है शुरुआत में कि सस्पेंस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया है लास्ट ईयर से करंट ईयर में, ठीक है। तो ये दो बातें हमने बता दी जो ध्यान में रखिएगा। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है, गुड्स बाहर जा रहे हैं। गुड्स बाहर कौन से जाते हैं भाई, जो परचेज किए हुए हैं वो गुड्स बाहर जाते हैं रिटर्न में, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न वॉज अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूं जिसको आप याद रखेंगे, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं। अगर एसेट या एक्सपेंस और लायबिलिटी या इनकम, ठीक है, ये हो गया अंडर कास्ट और ये हो गया ओवर कास्ट। तो अगर एसेट या एक्सपेंस अंडर कास्ट है तो उसको डेबिट किया जाता है, एसेट और एक्सपेंस अगर अंडर कास्ट है तो डेबिट किया जाता है, ओवर कास्ट है तो क्रेडिट किया जाता है। इसको फिट कर लो दिमाग में। लायबिलिटी एंड इनकम अगर अंडर कास्ट है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और अगर वो ओवर कास्ट है तो उसे डेबिट किया जाता है। इतना फिट कर लो। एसेट और एक्सपेंस अंडर कास्ट है तो डेबिट करो,
ओवरकास्ट है तो क्रेडिट करो, और इसका एग्जैक्टली उल्टा आएगा लायबिलिटीज और इनकम में। तो इसको बैकग्राउंड में रखना आप। अभी आते हैं इधर वापस। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब इनकम हुआ ना, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। परचेज एक्सपेंस होता है तो परचेज रिटर्न इनकम हो जाएगा। तो इनकम अंडर कास्ट, इनकम अंडर कास्ट यानी क्या करूं बेटा, इनकम अंडर कास्ट होगा तो सर आपने अभी अभी बताया क्रेडिट करिए, तो इनकम को क्रेडिट करना, ये बात फिक्स हो गई। अब जैसे पहले बताया था, क्योंकि एरर लास्ट ईयर की है, इनकम को क्रेडिट न करते हुए यानी कि परचेज रिटर्न को क्रेडिट न करते हुए मैं क्रेडिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है बेटा? एक और बार कोशिश करते हैं। परचेज रिटर्न यानी इनकम, इनकम को अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं, यानी परचेज रिटर्न यहां पे नहीं लिख सकता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा ये लास्ट ईयर की गलती है। तो परचेज रिटर्न अगर लिखना ही था तो लास्ट ईयर लिखना था, वो तो लिखे नहीं, आप गलती कर दी। तो इस साल हम परचेज रिटर्न नहीं लिख सकते, इस साल इसी साल का परचेज रिटर्न लिख सकते हैं। तो लास्ट ईयर की गलती को अगर रेक्टिफाई करना है तो परचेज रिटर्न लिखने के जगह पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। और ये वन साइडेड एरर है, आपने आधी गलती की थी लास्ट ईयर, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे। तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। नरेशन में आप पे छोड़ता हूं, आपको जो क्वेश्चन है उसी में से इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके लिखना है, स्टार्टिंग बीइंग से करना है। तो नरेशन आप खुद लिखिएगा। नेक्स्ट, 1500 being the total of discount column on the credit side of cash book। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक यानी पेमेंट होता है। तो हम अगर पेमेंट करते हैं और हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमारा इनकम है। यानी किसी को 1000 रुपए देने थे और हमने 900 रुपए दे के सेटल कर दिया, तो 100 रुपीज हमारे लिए इनकम हो गया, और वो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं वो डिस्काउंट रिसीव्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक बात तय हो गई। तो 1500 बीइंग डिस्काउंट इज नॉट पोस्टेड, पोस्टिंग करना भूल गए। तो अगेन इसको हम दूसरी तरह से देखें तो ये इनकम अंडरकास्ट हो गया, इनकम लिखना भूल गए। तो इनकम अगर अंडरकास्ट होता है तो इनकम को क्रेडिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करने के जगह पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारा एंट्री क्या होगा बेटा, सेम एंट्री होगा जो ऊपर था, और अमाउंट आ जाएगा 1500। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड करते हैं। 6000 being the cost of purchase of office furniture was debited to purchase account। अब ऐसा थोड़ी ना रूल है कि परचेज वर्ड बोला यानी परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, ना 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 ना। अकाउंट्स में बेटा क्या परचेज किया है, परचेज क्या किया है, तो क्या गुड्स परचेज किया है क्या? नहीं सर, गुड्स परचेज नहीं किए हैं, फर्नीचर परचेज किया हुआ है। तो अगर फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए। आई विल रिपीट, अगर फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए। परचेज कौन सा अकाउंट? परचेज नॉमिनल अकाउंट। तो अभी इस साल हमें गलती से लास्ट ईयर परचेज में लिख दिया था, एक्सपेंस बढ़ा दिया था, तो इस साल परचेज क्रेडिट करना है। पर जैसे हमने बोला परचेज को तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम परचेज को क्रेडिट करने के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आता है उसको हटाओ और उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दो। सर डेबिट क्या करूं? तो आपको डेबिट करना है फर्नीचर अकाउंट। क्या डेबिट करना है? फर्नीचर। क्यों बेटा? क्योंकि फर्नीचर आपने डेबिट पहले नहीं किया था, जब खरीदा था तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया था। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 6000 से और पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट करेंगे 6000 से। कुछ समझ आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? कमेंट में लिखिएगा जो भी हो रहा है। A credit sale of 760 was wrongly posted as 670 to customer's account in the sales ledger। सेल्स लेजर यानी एक लेजर बुक होता है जिसमें सारे कस्टमर के अकाउंट होते हैं। तो क्रेडिट सेल ऑफ 760 was wrongly posted as 670। अब डेटर यानी कि क्या भाई? एसेट हुआ। डेटर यानी एसेट, तो एसेट में लिखना था 760, हमने लिख दिया 670। तो हम इसको एसेट अंडरकास्ट बोल दें? हाँ सर बोल सकते हो। तो एसेट 90 रुपीज से अंडरकास्ट किया, दोनों का जो डिफरेंस है वो।
आपको बताया था जब एसेट अंडरकास्ट करते हैं तो डेबिट किया जाता है। तो क्या डेबिट करोगे आप? तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट। मैं डिफरेंस लिख लेता हूं, 760 माइनस 670, तो 90 रुपीज से आप कस्टमर को डेबिट करोगे। सर क्रेडिट क्या होगा? बता रहा हूं, क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है तो आपका क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट। जहां पे भी वन साइडेड एरर होता है सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, लास्ट वन, अ सेल्स ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। लो कर लो बात, हमने किसी कस्टमर को 10,000 का माल बेचा और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो अभी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक होगा आपका बेटा कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा, कितने रुपए से? 10,000 से। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है ना, सेल रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, तो अब अगर रिकॉर्ड करें तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बट सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा आपका 10,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4B। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हैंड मूवमेंट की जो बात कर रहा था, वो वीडियो का लिंक ऊपर दूंगा आपको, तो वो देखना। तो मैं इस हाथ पे लिख रहा हूं C, मेहंदी कर रहा हूं, C फॉर क्या? C फॉर कैश बुक, और इस हाथ में मैं लिख रहा हूं P फॉर पासबुक। ठीक है, अभी अगर रिसीप्ट होगा तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा दोनों, और अगर पेमेंट है तो मेरा हाथ नीचे जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है। इफ यू रीड, देखो स्टार्टिंग के लाइन में क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और ये मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा 8,800। ठीक है, ऊपर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन वॉट एवर डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 8,800। फर्स्ट यानी कि सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, किसने डिपॉजिट किए? मैंने भाई, बिजनेसमैन ने। कितने रुपए के? 5,800 के चेक डिपॉजिट किए, बट ओनली 2,000 वर क्लियर्ड टिल 31 मार्च। तो हाथ हैंड मूवमेंट देखना, कैश बुक पासबुक। तो मैंने चेक डिपॉजिट किए, तो मैंने मेरा बैंक जो बैलेंस है वो बढ़ा दिया, कैश बुक बढ़ा दिया। कितने से बढ़ाया बेटा? 5,800 से। ये पासबुक है, पासबुक भी बढ़ा तो सही, बट इट इंक्रीज ओनली बाय 2,000। तो दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप है 3,800। ठीक है ना, वापस एक बार, कैश बुक इंक्रीज्ड बाय 5,800, पासबुक इंक्रीज्ड बाय 2,000, दोनों के बीच का गैप 3,800। अब कौन किसके पास जाएगा, ऐसा हम पूछेंगे हमेशा, कौन किसके पास जाएगा? तो जो शुरुआत करेगा ना ये पासबुक, वो कैश बुक के पास जाएगा। कौन किसके पास जाएगा? पासबुक कैश बुक के पास जाएगा। तो हाथ वापस, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक कैश बुक के पास जाना चाहिए अगर, तो हमको ऐड करना पड़ेगा ना बेटा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो 3,800 का डिफरेंस है वो हम ऐड के सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, ऐड। सॉरी एक चीज भूल गया, ये क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है, तो वापस हैंड मूवमेंट, एक चीज भूल गया था। तो कैश बुक ऊपर है, पासबुक इधर है, तो पासबुक से कैश बुक जाना है तो ऐड करना है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है मैं लेस करूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा, लेस। लेस में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। एकदम सही मोमेंट पे याद आ गया, नहीं तो सम पूरा गलत हो जाता। 5,800 माइनस 2,000, तो कितना लिखूंगा मैं? 3,800, लेस के सेक्शन में लिखूंगा। थर्ड, चेक इश्यूड। चेक इश्यूड मतलब मैंने चेक दिए, किसको दिए? अरे भाई जिसको पेमेंट करना था उसको दिए होंगे, क्रेडिटर्स को दिए होंगे, किसी एक्सपेंसेस के लिए पे किए होंगे। 3 चेक इशू किए हैं, 2,500, 3,800, 2,000। चेक ऑफ 5,800 इज स्टिल विथ सप्लायर। देखो भाई, सप्लायर बहुत पैसे वाला है, बोलते हैं हमको चेक जमा ही नहीं करना है, उसके पास पड़ा है, ड्रॉवर में रखा हुआ है। तो मैंने चेक इशू किया 2,500 का, 3,800, 2,000, हाथ देखा नीचे गया, कैश बुक है, तो मैंने इशू किया, मुझे पता है 1, 2, 3 चेक नीचे चले गए। बैंक में कितने चेक आए? एक चेक आया 2,500 वाला, तो बैंक नीचे आ गया कितने अमाउंट से? 2,500 से। तो डिफरेंस कितना है पासबुक और कैश बुक में? 5,800 का डिफरेंस है।
कैशबुक और पासबुक में 5800 का डिफरेंस है। पासबुक से कैशबुक जाना है तो लेस करोगे, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करोगे। ठीक है, तो ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इधर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 3800 प्लस 2000, और इधर अमाउंट कॉलम में मैं लिख रहा हूं 5800। ठीक है, ओके। तो फोर्थ करते हैं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक यानी पासबुक बढ़ा या कम हुआ? सर बढ़ गया ना, पैसे आए हमारे बैंक में। 1250 was wrongly entered as 1520 in कैशबुक। तो ये कैशबुक है, ये पासबुक है। तो पासबुक बढ़ा 1250 से, whereas कैशबुक बढ़ा 1520 से। तो ये हाथ ऊपर गया, देखा आपने, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। 270 इज द डिफरेंस। पासबुक कैशबुक के पास जाएगा, ऐड करोगे, ओवरड्राफ्ट है तो लेस करोगे। तो लेस में हम लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड wrongly entered इन कैशबुक। बेटा इसमें क्या लिखने का ना, उसका टेंशन मत लो। ऐड में लिखने का या लेस में लिखने का, उसका टेंशन ले लो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट व्हाट टू राइट, वेयर टू राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। चले 1250 बेटा, कॉमा कहां हो गया? ठीक है, चलिए। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो हमारी बैंक में दो अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है। हम जो रिकंसिलिएशन कर रहे हैं ना, वो करंट अकाउंट का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। तो हमारा एक फिक्स डिपॉजिट भी था बैंक में, तो अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट 2000 रुपीज अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। इसका मतलब हमने कैशबुक में इसको रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया है। तो 2000 हमारे करंट अकाउंट में आए, कहां से आए? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से हमें लेना देना नहीं है, हम तो करंट अकाउंट का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं अभी। तो करंट अकाउंट का जो पासबुक का बैलेंस है वो 2000 से बढ़ गया। कैशबुक में अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। कौन किसके पास जाएगा बेटा? पासबुक कैशबुक के पास जाएगा। तो लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे। तो ऐड में हम लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक 2000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 930 वॉज डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने हमसे निकाल लिया, हमारे बैंक अकाउंट को चार्ज किया, हमारा बैंक अकाउंट कम कर दिया। तो 930 से पासबुक नीचे गया, इसका एंट्री कैशबुक में किया ही नहीं है, क्योंकि उसका इंटीमेशन एंड इंफॉर्मेशन आजकल एसएमएस में आता है बेटा। तो वो आया 3 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक हमें पता ही नहीं था इंटरेस्ट कितना है, तो हमने कैशबुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो कैशबुक पासबुक पहले सेम, इधर 930 कम हो गए, पर पासबुक में उसका कैशबुक में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो पासबुक से कैशबुक जाना है तो ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे। उल्टा हो गया। 1 मिनट सुनो। हाँ ठीक है ना, तो क्या गड़बड़ है? हाँ ओके सब ठीक हो रहा है, सॉरी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कितना बेटा? हमने 930 रुपीज रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया कैशबुक में। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। तो कैशबुक है पासबुक है, डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है तो पासबुक ऊपर चला गया 400 रुपए से। कैशबुक में कोई एंट्री किया ही नहीं है। पासबुक से कैशबुक जाना है, लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे। तो इधर ऐड करेंगे हम 400 रुपीज डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक 400 रुपए। कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन।
अपीयर्स इन पासबुक ओनली। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब खड़े खड़े इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसा नहीं है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर रखा है, बॉस मैं बहुत बिजी है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का, तो जब भी वो टैक्स मांगेंगे गवर्नमेंट वाले दे देने का, मेरे अकाउंट से निकाल के दे देने का, पूछने का नहीं। तो बैंक ने दे दिए भाई, कितने पैसे दिए 1200, हमें पूछा भी नहीं, क्यों नहीं पूछा, हमने बोला था नहीं पूछने के लिए, तो ठीक है ना। पर कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया इस बात को, तो अब क्या हुआ, कैशबुक पासबुक, तो पासबुक इज डाउन बाय 1200, कैशबुक इधर ही है। पासबुक से कैशबुक जाओगे तो आप ऐड करोगे, बट ओडी है तो लेस करोगे, तो लेस में आ जाएगा 1200, और इधर हम लिखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये सारे जो ऐड के अमाउंट्स है उसको ऐड करना है और आउटर कॉलम में लिखना है, तो ये आ गया 8200। अब आपको ये मैं जरा डिलीट कर देता हूं एक रो, हाँ ठीक है। अब आपको ये 8800 में 8200 ऐड करना है, सो इफ आई डू दैट इट कम्स टू 17,000। हाँ जी, अब ये लेस वाले जो अमाउंट है उसका टोटल करके आपको बाहर लिखना है, ये टोटल आपको बाहर लिखना है, और जब आप लिखो तो आपको ब्रैकेट करना है बेटा, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है, ब्रैकेट करना है। तो 6200 ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट किया, क्योंकि लेस करना था ना इसके लिए। तो 17,000 में से 6200 अगर हम लेस करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आता है 10,800। तो ये 10,800 क्या है सर, ये है ना बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, एज पर कैश बुक। अच्छा सर आपको कैसे पता ये ओवरड्राफ्ट है, मैं बताता हूं, चिंता मत करो। ये अमाउंट और ये अमाउंट का जो साइन है वो दोनों पॉजिटिव है, तो ये अगर ओवरड्राफ्ट है तो ये भी ओवरड्राफ्ट है, इसको याद रखना है। मान लो ये जो अमाउंट है वो 6200 की जगह 26,200 होता, इन दैट केस ये अमाउंट नेगेटिव होता, क्योंकि 17,000 में से 26,200 माइनस करते हैं 26,200, देन दिस बिकम्स नेगेटिव। सो इफ ऊपर वाला अमाउंट इज पॉजिटिव, नीचे वाला अमाउंट इज नेगेटिव, देन देयर कैरेक्टर इज ऑपोजिट। समझा कुछ, मतलब ये अगर ओवरड्राफ्ट है तो ये नॉर्मल होगा। ऐसा कब होगा, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, या ये अगर नॉर्मल है तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो अगर साइन सेम है तो कैरेक्टर भी सेम है, साइन ऑपोजिट है तो कैरेक्टर ऑपोजिट है। ओके, इसको याद रखिएगा। तो ये था हमारा वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। दिस वाज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो फॉर आरटीपी May 22। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, बट करना जरूर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। 6 और 7 तो करेंगे ही, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो आई मे रिकॉर्ड 8 सेपरेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।